हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है साथियों उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलते है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस सब जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और एक चीज, बिहार बीएड वाले जिसने अभी तक अपना हॉल टिकट नहीं डाउनलोड किया है, रिक्वेस्ट है कि जाके अपना हॉल टिकट जो है अपना डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए, अच्छा, यदि किसी वस्तु को बोला है, ठीक है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा, बताइए। इसका सही उत्तर है, यदि किसी वस्तु को जो है अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा साथियों। तो वह जो है बहुत बड़ा होगा, जो आपका दिया गया सी वाला बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण और पोल के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार जो है बहुत बड़ा बनेगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा साथियों, आपका दूसरा नंबर बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। 1 मिनट रुक जाइएगा बस। चलिए, गुरु नानक देव का जो जन्म है कहाँ हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था साथियों आपका हुआ था तलवंडी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में राय भोई की तलवंडी गांव में गुरु नानक देव का जो है जन्म हुआ था, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। और नानक के पिता आपके कल्याण चंद्र दास बेदी थे, ठीक है। क्लियर है। जो मेहता कालू के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय थे। उनकी माता का नाम आपका तृप्ता था। क्लियर है। उनके पिता जो है तलवंडी गांव में फसल राजस्व के लिए स्थानीय पटवारी यानी कि लेखाकार थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका तीसरा नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बताइए। कौन सी एक आपकी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे यूनिलीवर, ठीक है। यूनिलीवर आपकी एक ब्रिटिश डच ट्रांसनेशनल कंज्यूम गुड्स कंपनी है जिसका मुख्यालय आपका लंदन यूनाइटेड किंगडम और रॉटरडैम नीदरलैंड में स्थित है। बाकी महिंद्रा ग्रुप, इन्फोसिस और आदित्य बिरला ग्रुप एक सभी क्या है आपके भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन यूनिलीवर जो है आपकी भारत की कंपनी नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। आपका चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, बताइए। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 2013 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है साथियों, ठीक है। क्लियर है। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम आपका लागू हुआ था वर्ष 2013 में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका पांचवा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, बताइए। किस राज्य में आपका हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों जो दिया गया है कर्नाटक, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से उसका हम्पी उत्सव जो है आपका हम्पी नृत्य उत्सव जो आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। क्लियर है सभी को। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, हम्पी उत्सव जिसे विजया उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, या प्राचीन विजयनगर साम्राज्य का यानी कि अब जो है कर्नाटक में हम्पी में सबसे बड़ा उत्सव होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में।
चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका छठा नंबर उत्तर दीजिएगा। आइडेंटिफाई होगा, भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में जो है छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर जो है वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तमिलनाडु राज्य में जो आपका दिया गया, यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो इसका। तमिलनाडु जो है पहला भारतीय राज्य है जिसे पूरे राज्य में सभी घरों में छत पर जो है वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करें। आपका सातवां, माता पिता के क्रोमोसोम्स का कौन सा संयोजन जो है बालिका शिशु के लिए जिम्मेवार होता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। माता पिता के क्रोमोसोम्स का कौन सा संयोजन जो है बालिका शिशु के लिए जिम्मेवार होता है? इसका सही उत्तर दे दीजिए फटाफट। तो देखिए एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम जो आपका दिया गया, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक्स एंड एक्स एक्स, एक एक्स जो क्रोमोसोम का माता का आता है और एक एक्स क्रोमोसोम का पिता से आता है, तो जो है आपकी बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार आता है, यानी कि और एक एक्स क्रोमोसोम आपका माता से आएगा और एक वाई क्रोमोसोम अगर पिता से आएगा तो आपका बालक शिशु होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका आठवां नंबर बताएं की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जो है काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दे दी गई थी? बताइए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, दोनों को जो आपका सीएल ऑप्शन दिए गए, आई होप कि आपको दिख रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलिए जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को जो है किसके लिए, तो काकोरी षड्यंत्र में जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फांसी की सजा दे दी गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। काकोरी षड्यंत्र के अंतर्गत 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी और आलमनगर के बीच हुई एक ट्रेन डकैती शामिल थी। ठीक है, इस लूट की योजना जो है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने तैयार की थी, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों के लिए विकृत गंधित यानी कि बासीपन का कारण होता है? बताइए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑक्सीजन, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, खाद्य पदार्थों के क्षरण का एक मुख्य कारण आपका वसा ऑक्सीकरण है, जो आवरणिक ऑक्सीजन के साथ वसा और तेलों की प्रतिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, जो आमतौर पर खराब स्वाद वाले होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। चलिए बासीपन का जो कारण होता है आपका ऑक्सीजन होता है। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 10वां नंबर, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन? द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे, द रूम ऑन द रूफ के उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे रस्किन बॉन्ड, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया साथियों आपका आइडेंस, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास का लेखक आपके रस्किन बॉन्ड है। ये वाला जो पिकअप दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका 11 नंबर, ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है? बताइए ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है आपका? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। ओजोन परत के क्षय के लिए आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका है जिम्मेवार है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 12 नंबर, अरुंधति रॉय को निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले? बताइए अरुंधति रॉय को जो है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मैन बुकर पुरस्कार, जो आपका डील ऑफ विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अरुंधति रॉय को जो है मैन बुकर पुरस्कार मिला है, तो जो आपका डील ऑफ विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अरुंधति रॉय जो है एक भारतीय लेखिका है। ठीक है, जिन्हें
उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्लियर से को इन्होंने 1997 में फिक्शन के लिए मैन बुकर बुकर पुरस्कार जीता था। ठीक है, फिक्शन के लिए। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका 13 नंबर, अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत का मतलब किस जगत से संबंधित है, किस जगत का प्राणी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमीबा जो है आपका साथी हो जाएगा प्रोटिस्टा जगत का प्राणी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अमीबा जो है आपका प्रोटिस्टा जगत के संबंधित है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका 14 नंबर, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा हरिकेन कहा जाता है साथी आपको कपिल देव को। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का नाम आपका हरियाणा हरिकेन यानी कि तूफान रखा गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़े थे। आपका 15 नंबर बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन आपका हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो आपका हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मेसोपोटामिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर ठीक हो जाएगा। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था, जिसे हेलेनिक संस्कृति द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित आपका मेसोपोटामिया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका 16 नंबर बताइएगा राइट आंसर। प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य में विकसित हुई? बताइए, प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य में विकसित हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कुषाण, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। प्रथम शताब्दी में महान सम्राट कनिष्क के शासन काल में मथुरा कला के साथ आपकी गंधार कला विकसित हुई। ठीक है, गंधार कला जो है विदेशी तकनीकों और ग्रीको रोमन मानदंडों पर आधारित थी। इसे जो है ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट्स के रूप में भी जो है जाना जाता है। क्लियर है, तो आपका ए वाला विकल्प दे दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे साथियों, क्या दिया गया है? चलिए, अगला आपका है 17 नंबर प्रश्न है। क्या देगा? अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया? बताइए, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का जो है सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ब्राह्मी लिपि का, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद। अशोक के अधिकांश शिलालेखों पर उत्कीर्ण संदेह आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, जिससे बाद में सभी भारतीय लिपियों और दक्षिण पूर्वी एशिया में उपयोग की जाने वाली कई लिपियां विकसित हुई हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका 8वां नंबर क्या है? वर्ष 1946 के संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बताइए, वर्ष 1946 के संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी एन राव को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चाहते हो इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बी एन राव, देखिए न्यायवादी बी एन राव को जो भारतीय संविधान बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, वह संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें जो है फरवरी 1948 में इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था। ठीक है, यह मसौदा अंततः 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है अपना लिया गया था। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका 19 नंबर देखिए अभी इसके बारे में बात हुई थी, इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन में गड़बड़ी है। तो हमको इसमें से बताना है कौन सा जो दिया गया आपका सही मिलान है। तो सही मिलान आपका दिया गया ईस्ट इंडियन लेदर कंपनी, जो आपकी तमिलनाडु में स्थित है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। कौन सा जोड़ा आपका मिलान सही था? तो आपका जो सी वाला जोड़ा दिया गया था आपका ये वाला मिलान आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका 20वां का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो अनुच्छेद 51A। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डी वाला विकल्प देगा आपका right answer। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग
4A के तहत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। मूल रूप से इसकी संख्या 10 थी। मौलिक कर्तव्य को जो है 2002 में 86वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 21। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? बताइए, मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे उनका 22 नंबर, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, इलाहाबाद में तो नहीं है, इतना क्लियर है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय आपका कलकत्ता में स्थित है, जो आपका डी विकल्प देगा है आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। इलाहाबाद बैंक एक आपका राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। बैंक की स्थापना आपकी 1865 में इलाहाबाद में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। 30 अगस्त 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक का जो है विलय की घोषणा की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 23 नंबर, क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? बताइए, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखिए स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम आपका रामकृष्ण परमहंस था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी में 19वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, रामकृष्ण बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के एक पुजारी थे, जो देवी काली के प्रति जो है समर्पित सहित तंत्र यानी कि शाक्त और वैष्णव यानी कि भक्ति और अद्वैत वेदांत कई धार्मिक परंपराओं पर आधारित थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 24 में, क्या देगा? भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया था? बताइए, भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया था? तो आपका राइट आंसर 24 नवंबर 1950 को, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, जो मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचा गया था, जिसको जो है 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपने हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। यह पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका 25 नंबर है, गुरु खासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? बताइए, गुरु खासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, गुरु खासीदास राष्ट्रीय पार्क की अगर बात की जाएगी तो आपका जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। गुरु खासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। ठीक है, इसका नाम जो है राज्य के सतानवी सतानवी सुधारवादी नायक गुरु खासी दास के नाम पर रखा गया था। ठीक है, क्लियर से को संजय जो है। चलिए हटाइए, अगले क्वेश्चन पे आपका 26 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी द्वारा जो है टीकाकरण के द्वारा नहीं बचा जा सकता? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अस्थमा के द्वारा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अस्थमा यानी कि दमा जो है श्वसन मार्ग का एक आम जीर्ण सूजन यानी कि डाइजेस्टिस वाला रोग है, जिसे चर व आवर्ती लक्षण यानी कि प्रतिवर्ती श्वसन बाधा और श्वसनीय आकर्षण से पहचाना जाता है। ठीक है, यह जो है आपका टीकाकरण के द्वारा नहीं बचा जाता, बाकी काली खांसी पोलियो और रेबीज ये सभी जो आपके टीकाकरण के द्वारा बचे जा सकते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 27 नंबर, एसेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में जो उपयोग किया जाता है? एसेरिकिया कोलाई को जो है जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषकों को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में जो है उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे मल संबंधी पदार्थ, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। एसेरिकिया कोलाई को जो है जल के मल संबंधी पदार्थ के उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो जो आपका दिया गया है देख लीजिए, दिख नहीं रहा आपको, डी वाला विकल्प मल संबंधी पदार्थों के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 28 में, क्या देखो? वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? बताइए।
इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में जो आपका दौलताबाद है, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को हस्तांतरित किया था, वर्तमान में जो है किसके समीप स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों औरंगाबाद के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका right है। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को हस्तांतरित किया था, जो औरंगाबाद के समीप स्थित है। अगले क्वेश्चन मैडम का 29, तीसरी पीढ़ी के टीके कैसे होते हैं बताइए। तीसरी पीढ़ी के टीके कैसे होते हैं? तीसरी पीढ़ी के टीके आपके मोनोक्लोनल प्रतिजन के होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तीसरी पीढ़ी के टीके आपके मोनोक्लोनल प्रतिजन वाले होते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका साथियों आखिरी क्वेश्चन, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित, बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल जो है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है जल को गर्म करने पर जल जो है तरल अवस्था से तीव्रता से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहले जो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक तो करिए, और चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।